एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस का डिस्कशन, जो कि है आपके 23-24 सेशन के लिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उसका पूरा एक रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके इस साल इकोनॉमिक्स में एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो दोनों में ही आपको पूरे साल क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में रहेगा कि ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, इतना इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होगी। तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक अपना टाइम टेबल या एक प्लान बना करके सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले, हमको पता है कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है 12th क्लास का इस सेशन के लिए, उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जो कि है पहला आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा एक है आपका प्रोजेक्ट वर्क। यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी और तीसरा है आपके पास आपका ये प्रोजेक्ट वर्क, राइट। अब बात आती है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमी है, दोनों को मिला के आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोजेक्ट है उसके आपके 20 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 100 नंबर का पेपर है, राइट। पूरे आपके मतलब सेशन में पूरे साल आपको 100 नंबर इकट्ठे करने हैं इस सब्जेक्ट से। इकोनॉमिक्स में से आपके कितने आ सकते हैं, 100 में से, राइट। अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी मैंने बताया। पार्ट ए इज़ योर मैक्रो, पार्ट बी इज़ योर इंडियन इकोनॉमी एंड पार्ट सी इज़ आपका प्रोजेक्ट वर्क। इनमें अलग अलग यूनिट्स हैं कुछ, जैसे पार्ट ए में आपकी कितनी है, ये टोटल 5 यूनिट्स हैं, और इंडियन इकोनॉमी में आपकी 3 यूनिट्स हैं। दोनों को मिला के बन गया 80 नंबर का पेपर, और 20 नंबर आपके आते हैं कहाँ से, आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है या प्रैक्टिकल से, वाइवा वगैरह, जिस भी फॉर्म में आपका प्रोजेक्ट होगा उससे आपके 20 नंबर बचे हुए आएंगे। अब ये जो टोटल यूनिट्स हैं कितनी हो गई, यहाँ पर है आपकी, अगर हम देखें मैक्रो में है आपकी 5 यूनिट्स और आपके इंडियन इकोनॉमी में है 3 यूनिट्स, यानी कि टोटल 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है पूरे साल इकोनॉमिक्स में। अब एक एक करके हम सारे ही यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि एक एक यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सारी ही चीज़ें हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला आता है पार्ट ए, यानी कि जो है आपका ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहली यूनिट है आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो है आपका इसका सबसे पहला टॉपिक, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, आपने देख ही होंगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा था ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो 11th के, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसी तरह मैक्रो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमको पढ़ने, जैसे कि क्या है, कंजम्पशन गुड्स है, आपका कैपिटल गुड्स, फिर आते हैं फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फिर स्टॉक्स एंड फ्लोज के बारे में हमें पढ़ना है। स्टॉक्स हमने एक शॉर्ट में हमने उसमें भी पढ़ा था, डिमांड वाले चैप्टर में, आपको अगर याद हो 11th में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। फिर एक चैप्टर आएगा आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल। ये जो चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा, और इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इससे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब आपकी हायर स्टडीज़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेस है। मतलब आप समझ लो मैक्रो का बेस है 2 सेक्टर मॉडल, इसे हम कहते हैं, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, या जैसे आपको पढ़ने होंगे कुछ मेथड्स। एक है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ऐसे करके आपको 1 2 3 मेथड्स पढ़ने, ठीक है। फिर आता है एक नया चैप्टर, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मैंने क्योंकि बताया हुआ है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स हैं ना, वो आपको जानने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सिमिलर टर्म्स हैं, जिसमें
मतलब हर किसी को, ऑलमोस्ट हर किसी को कन्फ्यूजन होता है, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आता है आपका GNP, फिर आएगा NNP, नेक्स्ट इज़ योर GDP, फिर आता है NDP, और ये सब चीज़ें अलग अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। फिर है रियल एंड नॉमिनल GDP क्या होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ टॉपिक्स हैं बेसिक से, राइट। फिर है आपका GDP एंड वेलफेयर, यानी कि GDP और वेलफेयर कैसे लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। अब आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट, सेकेंड। ये सब आपका क्या था, फर्स्ट यूनिट में था, देखो ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में हैं। अब आता है आपका सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है आपकी मनी एंड बैंकिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग मैं आपको बोलूँगी, इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, मतलब ये पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नई जानने को मिली हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ आता है, आपको ऐसा लगेगा आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, क्योंकि आज के टाइम पे ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, और अगर आप आए दिन सुनते होगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, जैसे RBI ने CRR बढ़ा दिया, SLR घटा दिया, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारी ही चीज़ें हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो कि आपका मनी क्या होता है, ठीक है, मनी, उसका मीनिंग, उसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें। फिर आता है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी सप्लाई जिसे हम बोल देते हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, जिसमें हम अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मनी के जो टाइप्स होते हैं ना, M1, M2, M3, ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, टोटल हमारे मतलब बैंक्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। फिर ये जो बैंक्स हैं ये कैसे मनी जनरेट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, ये लोग हैंडल कैसे करते हैं, ये सारा इनका जो भी सिस्टम है, मैनेजमेंट है मनी का जो बैंक्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। फिर आता है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हो सकती है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या करता है वो। और फिर है आपका बैंक ऑफ इशू, फिर है गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, ये सारे क्या हैं, मतलब आपके फंक्शंस हैं, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, ऐसे करके। फिर है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, मतलब जो बैंक्स हैं, या फिर बैंक्स नहीं सॉरी RBI है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक, वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है। क्रेडिट आपने पढ़ा होगा, एक 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, कि लोन्स, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राइट। तो जो RBI है वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, अलग अलग रेट्स के थ्रू। अब ये अलग अलग रेट्स क्या हैं, मैंने अभी बताया था, जैसे कि आपका क्या हो गया, बैंक रेट हो गया, आपका CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और अलग अलग उसके टूल्स होते हैं RBI के जो वो यूज़ करता है, जैसे कि OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में समझेंगे, राइट। फिर आती है थर्ड यूनिट आपकी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पूरा यूनिट काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है, हो सकता है किसी किसी को बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें एक काइंड ऑफ थियरी है। जैसे हमने आपका जो 11th का 13th चैप्टर था ना, तो उसमें हमने कैसे समझा था कि इक्विलिब्रियम को हम कैसे अटेन करते हैं वापस, अगर सप्लाई डिमांड में चेंजेस होते हैं, तो मतलब ग्राफ फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ऐसे समझ लो कि इसमें भी हमको यही पढ़ना है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो नए नए टर्म्स के साथ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड जो 11th में हमने पढ़ा था वो था मार्केट डिमांड, इट इज़ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स। फिर आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो लेवल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था ना थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, और ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे माइक्रो लेवल के। इसमें ये मैक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिर आता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, फिर आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसका मैकेनिज्म। एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कि यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। फिर है मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो टॉपिक्स बड़े ही थ्योरेटिकल हैं, इनमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि किस जब केस में आपकी जो डिमांड है वो एक्सेस में हो जाती है या फिर डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उससे।
फिर है मेजर्स टू करेक्ट देम, अब प्रॉब्लम आ गई तो उसको करेक्ट करने के मेजर भी बताएंगे हम। फिर है चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, ये मेजर्स हैं। क्या मेजर्स हैं, या तो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज करें, टैक्स में और मनी सप्लाई में, ये सारे मेजर्स जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट के बारे में हम जानेंगे, जो सरकार हर साल बजट निकालती है ना, तो वो बजट के बारे में हम जानेंगे, उसके मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों निकालती है गवर्नमेंट बजट, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, यानी कि जो बजट निकालती है ना हमारी सरकार, वो बैलेंस्ड है, कभी सरप्लस में होता है, कभी डेफिसिट में होता है, तो उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, साथ ही साथ उसको सही करने के क्या क्या मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये सब हम समझेंगे। और इस पार्ट एक यानी कि मैक्रो की आपकी लास्ट यूनिट है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं बीओपी, शॉर्ट में बीओपी हम बोल सकते हैं, ठीक है, बीओपी बोल लो आप। तो बीओपी क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर बीओपी कभी सरप्लस में होता है, कभी डेफिसिट में होता है, उसका मीनिंग और ये सब चीज़ें। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको पता है ना कि जैसे अभी करेंटली $1 में कितने रुपए हैं, $1 कितने रुपीस के बराबर है, जो अभी चल रहा है करेंटली, तो वो एक्सचेंज रेट होता है। मतलब हम करेंसीज को किस रेट पर एक्सचेंज करते हैं, हर कंट्री से अलग अलग एक्सचेंज रेट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि $1 की कीमत कितने रुपए है, या फिर वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स होते हैं, उनका मेरिट्स और डीमेरिट्स। और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये है आपका 5th यूनिट, और इसी के साथ खत्म होता है पार्ट ए, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके मैंने बताया इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। तो इसके बाद शुरू हो जाता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि पार्ट बी। अब ये जो पार्ट बी है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं इंडियन इकोनॉमी, शॉर्ट में आप बोल लो इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से शुरू हो जाती हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट्स, यानी कि यूनिट नंबर 6। इसमें कितनी यूनिट्स हैं, मैंने बताया था 3, यानी कि 6, 7, 8, ये जो 3 यूनिट्स हैं ये आपकी इंडियन इकोनॉमी की हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है हमको, इंडिया की इकोनॉमी है ना, सिंपली उसके बारे में पढ़ना है कि वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी और क्यों थी, कैसे हुई, क्या खराब हुआ उसमें, फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, अभी क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या सीन था, सब चीज़ें हमें इंडिया की इकोनॉमी, पूरे इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले यूनिट है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो इसमें हम सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था, उस मतलब आपके एरा में इंडिया की इकोनॉमी की हालत क्या थी, वो सिनेरियो हमको मतलब वो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। एक आपका काइंड ऑफ कह लो स्कीम है या कुछ भी कह लो, 5 ईयर प्लान्स थे। तो वो 5 ईयर प्लान्स क्या थे, उनके मोटोज क्या थे, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, और अब क्योंकि 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते हैं तो वो बंद क्यों हुए, मतलब अब ख़त्म क्यों हो गया वो स्कीम। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के आपके मेन फीचर्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। और इसी तरह एग्रीकल्चर के साथ साथ हमको एक इंडस्ट्री का भी पढ़ना है और एक हमको फॉरेन ट्रेड का, मतलब फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तीनों के ही आपके फीचर्स, प्रॉब्लम्स और क्या क्या उसके लिए सुधार हो सकते हैं पॉलिसीज़ के थ्रू, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इन तीनों सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। एक तरह से वो 3 सेक्टर्स हो गए जो आपने पढ़े थे, आपने 10th में पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और आपका एक और सर्विस सेक्टर। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 1991 से
1991 क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1991 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आई थी जिसे हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद से क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ LPG पॉलिसी, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST। अब ये थोड़ा रिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं है, पर अभी मतलब आपका कह लो 21st सेंचुरी का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था और GST वगैरह ये सब के बारे में पढ़ना है। GST इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कैसे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्यों आया था वो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। फिर आती है यूनिट 7। यूनिट 7 में है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी करंटली क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। सबसे पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें अलग अलग आपके सब टॉपिक्स हैं, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें समझना है। फिर लास्ट यूनिट है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, मतलब किस तरीके से इंडिया डेवलप हुआ, पहले क्या था और अब क्या है। तो इसमें क्या है, हम कंपैरिजन करेंगे अपने कुछ अलग अलग नेबर कंट्रीज़ के साथ, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ क्या क्या रिलेशन थे, क्या क्या रिलेशन अभी हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसा ट्रेड होता है, किस किस चीज़ों का ट्रेड होता है, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आएगा लास्ट आपका इश्यूज़, कौन कौन से जो सोशल इश्यूज़ होते हैं ना, सोशल मतलब एक तरह से जो इकोनॉमी लेवल के, एक कंट्री पे मैक्रो लेवल के जो, हाँ क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हमको सारे मैक्रो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट्स, बड़े बड़े आपके जो मुद्दे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, बड़ा मुद्दा है। पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अलग अलग सेक्टर्स का डेवलपमेंट, जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसे ऐसे करके। एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं जैसे HDI हो गया आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये हमको जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, तो ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और ये था आपका एक ओवरऑल कि आपने पूरे इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में आपको क्या पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लास्ट आता है आपका ये प्रोजेक्ट वर्क, राइट। सो इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।